और तुम मेरी ताकत से। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ वरना। उसने आंखें तरेरी तो वह बोझिल कदमों से लौट आई। उसे तो लगा था बाबा अपनी हवस पूरी करने बुला रहा है, पर ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल निकला। बहुत से लोगों की जान खतरे में है। अब तो उसे जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है। उसके लिए हर एक जान कीमती है। वो बाबू हो, रोहित, बाबूजी हो या पहलवान जी और वीडियो बाबू। उस बड़े से शानदार कमरे में वहां आ गई, जहां चमेली उसके साथ आ गई है, जिसमें 2 बेड लगे हुए थे। तन बेशक कमरे में हो, पर मन ना जाने कहाँ उड़ा हुआ है। अब तक उसे आस थी कि अभी उसे ले जाएगा, पर अब जब से बाबा की सच्चाई पता चली है कि जितना उसने सोचा था, ये उससे बहुत ज्यादा खतरनाक मुजरिम है, जिसने इतने सारे लोगों का कत्ल कर रखा हो। उसके लिए 1-2 और टपकाने क्या बड़ी बात है। उसे अब अभी की भी चिंता होने लगी है। वह पहले ही गर्म दिमाग है, ना चुप बैठने वालों में से है। इनसे टकराएगा जरूर। कहा यह पाप का साम्राज्य, कहा उसके भोले पहलवान जी। उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। साथ ही डर भी सता रहा है कि कहीं एक बार फिर उसका दुर्भाग्य उससे पहलवान जी को छीनकर इस सदन को उसकी नियति न बना दे। उसे अपने भाग्य पर जरा यकीन नहीं। जो भी उसकी जिंदगी में आते हैं मुसीबत में घिर जाते हैं, पर उसे अभी पर विश्वास भी है कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। बल्कि इनसे टकराने की कोशिश की तो ये लोग खुद को बचाने किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं, वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। पहलवान जी को सदन से दूर रहना होगा, तभी सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं। एक बार बाबू वापस चला जाए तो वह निश्चित होकर इस पापी के सीने में खंजर उतार सकती है, पर उससे पहले यह खतरा उठाना ठीक नहीं। इस सब में बाबू को कुछ हो गया तो बेचारे वीडियो बाबू, उनका तो जीने का सहारा ही छिन जाएगा। नहीं, उसे किसी भी तरह बाबू को वापस भेजना है, पर कैसे? पहलवान जी को यहाँ से दूर रखूं। तभी उसकी नजर चमेली पर पड़ी, जो डायरी में कुछ लिख रही थी। ये क्या कर रही हो? सोने से पहले डायरी लिखने की आदत है, कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गई। वह खुद बाहर नहीं जा सकती, पर किसी तरह श्रेया तक संदेश पहुंच सके तो वह चमेली को देखने लगी, जो डायरी मेज पर सरका बेड में लेट गई। पर गौरी को कहाँ नींद आती। उसकी नज़र उसकी डायरी पर अटकी हुई थी। गौरी को अभी वह बाबू की चिंता सता रही है। वही गौरी भी उसे ढूंढने जमीन आसमान एक किए हुए है, पर यह काम उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन है। जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, उनसे बच निकलना बेहद मुश्किल। गौरी को ढूंढने में नाकाम रहा तो अब उसके बजाय उसने श्रेया को ढूंढने का प्रयास किया, और वह सेवा में लगी लड़कियों के लिए बने कमरों की तरफ आ गया, जहाँ किसी पुरुष को आने की इजाजत नहीं। चूंकि वह जनाना भेष में है, तो उसे किसी ने रोका नहीं। एक एक कर सभी कमरों में झांकता आगे बढ़ने लगा। सभी कमरे एक लाइन में बने थे। सब पर आगे तरफ बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी। चलते चलते भी अंदर का दृश्य साफ नजर आता। एक नजर खिड़की पर मारता चलता। अधिकतर सो चुकी थी या सोने की तैयारी में थी। 8-10 कमरे पार करने के बाद एक कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। लाइट तो जली हुई थी, पर वह कमरा खाली था। शायद ये श्रेया का कमरा हो, सोचकर वह रुककर ओट में छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसके इंतजार का फल मिला, जब श्रेया अंदर आती दिखी। दरअसल वह अब तक बाबा के आवास के बाहर बनी हुई थी, पर जब गौरी को चमेली के कमरे में जाते देखा तो लौट आई। श्रेया! अभी ने खिड़की में मुंह लगाकर बिल्कुल हौले से पुकारा। आवाज सुन उसने उस दिशा में सिर घुमाया। एक पल को हैरान थी कि ये कौन औरत है, पर अगले ही पल वह बोला, मैं हूँ अभी। उसकी आवाज पाकर वह तेजी से खिड़की की तरफ आई। दरवाजा खोल। भैया आप? हैरानी से आंखें फैल गई। जल्दी खोल। उसने फटाफट दरवाजा खोल दिया। इधर उधर देखा, तसल्ली की, कहीं कोई देख ना रहा हो, और अभी के कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर दिया। भैया आप इस रूप में? हाँ, आना पड़ा, कोई चारा ना था। ये सही किया, पर इतनी देर कर दी, कुछ गलत तो नहीं हुआ? बड़ी मुश्किल से आए हैं। सब ठीक तो है? हाँ, अभी तो ठीक है। अच्छा किया ऐसे छिपकर आए, वरना यहाँ बुलाकर आपको जाल में फंसाने का प्लान था। हमें पहले ही अंदेशा था कि यहाँ मुझे फंसाने का जाल है। पर अब ये बता, गौरी कहाँ है?
तू कह रही थी बाबा ने बुलाया है। मुझे उसका कमरा नहीं मिल रहा। मुझे उस कमरे तक ले चल। उसका हाथ गौरी की तरफ बढ़े उससे पहले उसकी भुजा उखाड़ दूंगा। उसने गुस्से से दांत पीसे। आप शांत रहिए। कैसे रहूं शांत? भाभी ठीक है। पर तू तो कह रही थी कि हाँ, बुलाया था बाबा ने, पर ना जाने ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने भाभी को चमेली के कमरे में भेज दिया। कौन चमेली? यहाँ की प्रधान सेविका है। वही अधिकतर बाबा जी की सेवा में रहती है। मुझे उस कमरे तक ले चल। नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट है। वहाँ जाने के चक्कर में पकड़े जाएंगे। मैं सावधानी बरतूंगा। तू घबरा मत। बस मुझे उस कमरे तक ले चल। नहीं, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। ऐसा करती हूँ, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ और उस कमरे का मुआयना करके आती हूँ, ताकि देख सकूं कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं। अब की श्रेया ने तरकीब सुझाई जो अभी को भी ठीक लगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले तुम मुझसे मिलकर आओ और मुझे बताओ कि वो कैसी है। अब आप जाइए। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। ठीक है। आप कहाँ ठहरे हैं? हॉल में। 10 मिनट बाद उसके बाहर मुझसे मिल लेना। ठीक है। श्रेया कमरे की लाइट बंद करके चली गई। उसके कुछ देर बाद अभी भी चुपके से बाहर निकल गया। श्रेया को यहाँ रहते काफी समय हो गया है, तो उसकी यहाँ अच्छी जान पहचान हो गई है, तो वह चमेली के कमरे तक आसानी से आ गई। अन्यथा उसके कमरे तक जाना मुश्किल था। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉल नुमा कमरा था। जैसे ही श्रेया दरवाजे पर आई, चमेली ने उसे संकित नजरों से देखा। यह क्या कर रही हो? उसने कड़क आवाज में घूरते हुए पूछा। मुझे भाभी से मिलना है। उससे कोई नहीं मिल सकता। बाबा जी का आदेश है। उसने क्रोधित सुर में कहा। जाओ, थोड़ी देर बस। वो घबराई होंगी। थोड़ी देर बात करूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मुझे नींद आ रही है। जाओ, सुबह मिल लेना। श्रेया, गौरी ने देखा तो भागती दरवाजे पर आ गई। श्रेया, तू आ गई? वह उससे लिपट गई। ये घबराई हुई है। मुझे थोड़ी देर बात करने दो, फिर चली जाऊंगी। श्रेया ने आग्रह किया तो उसने उसे अंदर आने दिया। श्रेया, सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? उसने चमेली की तरफ देखा जो वापस लेट गई थी। भाभी, डरो मत, बताओ क्या हुआ। मुझे प्रधान सेविका बनाकर यही रख रहे हैं। हाँ, सुना मैंने। अब क्या होगा? कुछ नहीं भाभी। उसने एक आंख दबाकर इशारा किया ताकि चमेली को शक न हो। आप खुशकिस्मत हैं कि आप प्रधान सेविका बनेंगी। उसने नाटकीय अंदाज में कहा ताकि चमेली को उस पर शक न हो। पर मुझे यहाँ नहीं रहना। सब ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं भी तो यहाँ हूँ और बाबा जी की कृपा से खुश हूँ। गौरी श्रेया को क्या, किसी को भी फिलहाल बाबा की सच्चाई तो नहीं बता सकती। न चमेली के सामने खुलकर बात कर पा रही है। वह चाहती है अभी कल तक यहाँ कुछ गड़बड़ ना करे। श्रेया को भी फिलहाल राज नहीं बता सकती। कहीं उसे भी मरवा दिया तो। श्रेया, अपने भैया को कल तक इस सदन से दूर रखना। वह धीरे से बोली। क्यों? उसने उसके हाथ में चुपके से कागज पकड़ा दिया। श्रेया ने देखा तो उसने आंखों से इशारा किया, जिसे उसने मुट्ठी में भींचकर सरकाते कपड़ों में छिपा लिया। इसे अपने भैया तक पहुंचा देना। श्रेया ने पूरे कमरे का जायजा लिया, पर वहां अंदर आने का कोई जुगाड़ नहीं था। थोड़ी देर बाद वह उठ गई और बाहर चली गई। अभी के पास जाने से पहले वह अपने कमरे में गई। जब तसल्ली हो गई कि कोई उस पर नजर नहीं रख रहा, तो छिपती हुई अतिथि गृह में आ गई, जहां अभी उसे बाहर ही मिल गया। मिली गौरी से? कैसी है वो? ठीक है, पर भाभी को कल प्रधान सेविका के लिए नियुक्त किया जाएगा। ये क्या कह रही हो? सुनकर रवि को जैसे झटका लगा। हाँ, बाबा पागल हो गया लगता है। कल ही धरती से अपना दाना पानी उठाना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक शादीशुदा स्त्री को सेविका बनाने की? अभी की गुस्से से सांसें तेज चलने लगी। पता नहीं उन्होंने भाभी को क्या कहकर ब्लैकमेल किया होगा कि वो भी राजी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आप कल तक सदन से दूर रहना। और हाँ, यह चिट्ठी भी दी है। अभी ने जल्दी से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। पहलवान जी, मैं ठीक हूँ, पर कल मुझे प्रधान सेविका के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, ताकि मीडिया व पुलिस को सदन से दूर रख सके। मैं यह पद स्वीकारने मजबूर हूँ। मुझे पता है आप सदन जरूर आओगे, तो मुझे बाहर देख कुछ भी बवाल मत करना। जो हो रहा होगा होने देना। बाबू की जान खतरे में है। ये लोग हमारी सोच से कहीं अधिक खतरनाक है। आप फिलहाल सदन से दूर रहना।
एक बार बाबू को वापस भेज दे, उसके बाद ही मुझे ले जाने की सोचना। मैं ठीक हूँ, बस आप ताव में मत आ जाना। बजरंगबली कुछ न कुछ राह अवश्य दिखाएंगे, तब तक शांत रहिए और प्लीज गुस्से में कुछ भी गलत कदम मत उठाना। अभी ने पत्र पढ़ा तो दिमाग सुन्न था। गौरी को कितना मजबूर कर दिया कि वह उसे यहाँ से दूर रहने कह रही है, पर वह नहीं रुक सकता। श्रेया, मुझे उस कमरे तक ले चलो, मुझे गौरी से मिलना है। नहीं भैया, यह संभव नहीं। इस कोशिश में आप पकड़े जाएंगे। श्रेया ने इनकार किया। तो यूं ही हाथ पर हाथ धरा बैठा रहूं? सुबह तक इंतजार कीजिए, और जो रात में कुछ हो गया, फिलहाल भाभी को कोई खतरा नहीं। न अब उन्हें बाबा के पास बुलाया जाएगा। वह चमेली के कमरे में है। अब सुबह भाभी बाहर आएगी। यह मैदान में सब लोग जमा होंगे। तब कुछ सोचना। मैं अब चलती हूँ। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहकर वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अभी भी वापस वीडियो बाबू के पास आ गया। उसने उन्हें सब कुछ बताया, साथ में पत्र भी दिखाया। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्या करना चाहिए। सुबह होने का इंतजार, फिर देखते हैं क्या करना है। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक आए। क्या हुआ? मेरा बच्चा? इस सब में उसकी जान पर बनाई है। उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसको कुछ हो गया तो? गला भर आया तो उसने उनके कांधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा। जैसा गौरी ने कहा है वैसा ही करते हैं। पहले इनसे बच्चा ले लेते हैं, उसके बाद गौरी को छुड़ाना आसान रहेगा। और हम अब कर भी क्या सकते हैं? उन्होंने आंसू साफ किए। सुबह का इंतजार करते हैं, फिर कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, नींद तो किसे आएगी? पर दोनों बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने लगे। देखते हैं अगले दिन की सुबह उनकी काली रात का अंधियारा मिटाकर सुनहरी सुबह ला पाएगा, या फिर वो भी इसी रात की तरह काला होगा। ये तो निश्चित नहीं, पर यह तो तय है कि हर रात की सुबह जरूर होती है। तो इस काली अंधियारी रात का सवेरा भी अवश्य होगा। भला सूर्य के तेज को अंधेरा कब तक बांध कर रख सकता है? जब समय आएगा, उसकी तेजमय किरणें फूटेंगी और अंधियारे को मिटा उजाला पल्लवित होगा। अभी का तेज भी सूर्य के समान प्रखर है। कितनी देर दबाकर रखा जा सकता है? उसका स्वभाव धैर्य धरना नहीं है। वो भी सूर्य के समान प्रकृति के नियम में बंधा है तो चुप है। यदि शत्रु भारी हो तो 2 कदम पीछे लेने में हर्ज नहीं। विजय के लिए ऊंची छलांग लगाने कुछ कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, तभी कामयाबी हासिल की जा सकती है। इन दोनों का सुकून बाबा के चुंगल में है तो उन्हें कहाँ चैन आएगा। आंखों आंखों में ही रात बीत गई। सुबह 4 बजे सदन में लगा घंटा बजा और वहां हलचल शुरू हो गई। गौरी, चमेली ने उसे झकझोरा तो उठ बैठी। सवेरा हो गया है, जाओ स्नान करके आओ। यूं देर तक सोने की आदत अच्छी नहीं, त्यागनी होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रही हो, इसे हल्के में मत लो। मुझे नहीं लेनी ये जिम्मेदारी। मेरी अपनी घर गृहस्थी है, पति ससुर देवर है, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। हमारे घर में कोई अन्य स्त्री नहीं है, बस मैं ही हूँ जिसे जबरदस्ती यहाँ रोका जा रहा है। इतनी सारी लड़कियां हैं, उनमें से किसी को बना लो। गौरी की बातों ने चमेली को गुस्सा दिला दिया। व्यर्थ प्रलाप बंद करो। भली प्रकार जानती हो कि ये सब स्वयं बाबा जी ने तय किया है। जब तुम्हें बनाया गया तो तुम्हारी राय पूछी गई? नहीं, यह चुनाव बाबा जी स्वयं करते हैं। तुम यहाँ कैसे आई? मैं भी यहाँ इलाज के लिए ही आई थी। कोई भी डॉक्टर मेरी बीमारी नहीं बता पा रहे थे। फिर मैं यहाँ आई और यही की होकर रह गई। मेरा अकाउंट अच्छा था तो वही काम यहाँ भी संभालने लगी। जब मुझे यहाँ पदभार सौंपा गया, मैं खुश थी। बिना मेरी अनुमति के सदन की कोई सेविका कोई भी कार्य नहीं कर सकती, और सबसे इतर मुझे बाबा की सेवा का मौका मिलता है। मैं हर समय उनके आसपास रहती हूँ। बस इतना काफी है खुश होने के लिए। हाँ, आजकल सब सुकून की तलाश में है। सुकून यह नहीं, ये जाल है। जाओ अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ। क्यों यहाँ जिंदगी खराब कर रही हो? तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी। मैं एक एमबीए डिग्री होल्डर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। एक बार यहाँ आई तो सब मोहमाया छोड़ दी। क्या? हाँ, एक तो मेरा पद छीन रही हो और व्यर्थ प्रलाप भी कर रही हो, सो अलग। जाओ स्नान कर तैयार हो जाओ। चमेली ने धुड़की दी तो वहां बने गुसल खाने की तरफ चली गई, जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त था। एक बड़े से टब में स्नान का जल तैयार किया गया था।
2 लड़कियां उसे स्नान में मदद कराने अंदर आ गई। जल में गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब जल, सुगंधित तेल व दूध डालकर स्नान के लिए तैयार किया गया और उसे बैठने को कहा। मैं खुद कर लूंगी। नहीं, उन्होंने इनकार किया और उसे एक झीना सफेद रंग का कपड़ा दिया जो उसने खुद पर लपेटा और पानी में उतर गई। अब वे दोनों उसे स्नान कराने लगी। इसमें साबुन का प्रयोग नहीं किया। प्राकृतिक हल्दी, चंदन व गुलाब जल के उपटन से स्नान कराया गया। खुद को बाबा साबित करने उस दुष्ट ने कितने आडंबर जोड़ रखे थे, हैरान थे। स्नान कर बाहर आई तो चमेली सफेद रंग की साड़ी लिए खड़ी थी। ये सफेद रंग लगता है उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता। ना बिना चूड़ियों के ये खाली हाथ, जो पहलवान जी को बिल्कुल पसंद नहीं। सोना माथा, सोनी मांग। आज उससे फिर से श्रृंगार का अधिकार छीना जा रहा था। तो पुरानी यादें आंखों के सामने तैर गई। मैं सुहागन हूँ, मैं ये नहीं पहन सकती। अब तुम्हें सांसारिक मोहमाया त्याग देनी चाहिए। तुम्हारा बाहर कोई नहीं। यह सदन तुम्हारा परिवार व बाबा जी के चरणों में तुम्हारा संसार होगा। यह सफेद रंग, इससे घृणा नहीं अपितु प्रेम करो। यही सभी रंगों का स्रोत है। यह शुद्धता, पवित्रता, मासूमियत, शांति व वैराग्य का प्रतीक तो है ही, आंखों को भी ठंडक पहुंचाता है। इसकी तरह तुम भी बाहरी सांसारिक रिश्तों व मोहमाया के भ्रम को त्याग कर मन स्वच्छ, निर्मल व निर्विकार कर लो। पर यह रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार भगवान इसे मेरी नियति बना चुके हैं और अब तुम और तुम्हारा बाबा। अगर पहलवान जी ने मुझे इस रंग में देखा तो बाबा को बाहर ही पटकने देकर काम तमाम कर देंगे। सलामती चाहते हो तो ये वस्त्र मुझे मत पहनाओ। क्रोध पीकर मौन साध लो, वही तुम्हारे और बाकी सब के लिए उत्तम रहेगा। उसने आंखें तरेरी। अभी उसे कितना गुस्सा आ रहा था वही जानती है। मन किया कि फेंक के दे मारे ये साड़ी उसके मुंह पर, किंतु वह मजबूर है। साड़ी उठाकर पहन ली और अब चमेली उसे लिए बाहर आ गई तो अपने आवाज से बाबा निकला। चमेली को जाने का इशारा किया तो वह चली गई। गौरी ने उसे देख मुंह फेर लिया। आशा करता हूँ जो कुछ तुम्हें समझाया गया है तुम्हें समझ आ गया होगा और बाहर भी वही बोलोगी। बाबू कहाँ है? वो सुरक्षित है। जैसे ही मैं बाहर से अंदर आऊंगी बाबू को वापस दे देंगी। हाँ, पर जब सब ठीक ठाक हो जाए। और एक शर्त। बोलो। मैं तुम्हारी सेवा में नहीं आऊंगी। वो काम चमेली ही करेगी। मैं सिर्फ मीडिया के दिखाने के लिए यह कार्य करूंगी। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। ये अपने पास रखो। जो इसमें लिखा है तुम्हें ज्यों का त्यों वहां पर पढ़कर सुनाना है। उसने उसके हाथ से वह पर्ची ली और चलती बाहर आ गई। जहाँ चमेली उसकी प्रतीक्षा कर रही थी वह उसके साथ उस बड़े से मैदान में आ गई जहाँ सैकड़ों की भीड़ जमा थी। उसको एक आसन पर बिठा दिया गया। साथ में चमेली भी उठ गई। थोड़ी देर में बाबा अपने लंपट चेलों के साथ पधारे और अपने आसन पर बैठ गए। अब हाथों में जल का आचमन दे प्रभाव जमाने दीक्षा देने का ढोंग भी हुआ और अब पूरे विधि विधान से चमेली की जगह गौरी को प्रधान सेविका नियुक्त कर दिया गया। चमेली ने अपने गले से फूलों की माला उतारकर गौरी के गले में डालकर पद हस्तांतरित करने की परंपरा निभा दी तो अब असल काम बाकी था। बाबा का पाप छिपाने उसका गुणगान करना। बहुत कठिन कार्य, झूठी प्रशंसा करना, किंतु करना मजबूरी। एक कैमरामैन यहाँ की वीडियो बना रहा था ताकि वह मीडिया तक पहुंचाई जा सके। उसने हाथ जोड़ के सबका अभिवादन किया और अब वह कागज खोला तो मारे क्रोध के कांप गई। जिन अधर्मी का धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना तो दूर, जिसने विधिवत स्कूली शिक्षा तक ग्रहण नहीं की, वो वेद पुराण व शास्त्रों का सहारा ले लोगों पर प्रभाव जमाने कैसे छल प्रपंच कर रहा था। क्रोध असहनीय था पर दिखाने का उचित समय नहीं तो बोलना शुरू किया। सभी सुखी होंगे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इस मंगल कामना के साथ बोलो सदन वाले नैनसुख बाबा जी की जय। संवेद उद्घोष हुआ तो उसने बोलना प्रारंभ किया। जैसे आप सबको विदित है कि चमेली के स्थान पर मैं गौरी यह प्रधान सेविका जैसा जिम्मेदारी भरा पदभार संभालूंगी। नए वस्त्र व नए पदभार के साथ मैंने पूर्व में प्राप्त सांसारिक रिश्तों व पहचान का त्याग कर स्वयं को सदन को समर्पित कर दिया है। मैं अपने कर्तव्य व दायित्व का भली प्रकार निर्वहन कर सकूं
व बाबा की श्री चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो, इसके लिए आप सबका शुभ आशीष चाहिए। मैं नासमझ व मूर्ख थी, जो बाबा जी के जैसे देव पुरुष की महिमा देखने में असमर्थ थी। इस कारण इन पर मिथ्या आरोप लगाने का पाप किया। परंतु यहाँ आकर मुझे मेरी गलती का आभास हुआ और मेरा सच परिवर्तित हो गया है, क्योंकि यहाँ मैंने उस परम सुख व शांति का अनुभव किया है, जिससे मैं अनभिज्ञ थी। मैंने पूर्व में बाबा जी पर जो भी आरोप लगाए सब निराधार थे। बाबा जी दिव्य दृष्टि प्राप्त नेक व दयालु सज्जन पुरुष हैं। मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करने के मेरे आग्रह को मानने के लिए आभार। आज से मैं सदन के बाहर के सब नाते तोड़कर खुद को बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ। कहकर वह चुप हुई, उठी और बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गई। उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद बाबा ने अपना प्रवचन दिया। यह वीडियो मीडिया को भेज दिया गया। गौरी को डर था कि अभी बीच में आकर गड़बड़ न करे, पर उसने उसके कहे का मान रखा और यहाँ नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली। पर सरपंच और बाबा भारी बौखलाहट में है कि अभी गया तो गया कहाँ। उन्हें लगा था कि वह गौरी के प्रधान सेविका बनने की बात पर भड़ककर सामने आकर हंगामा करेगा तो वे उसे धर दबोचेंगे, पर उनके मंसूबों पर अभी ने पानी फेर दिया है। गौरी भी वापस कमरे में आ गई, साथ में चमेली भी। दिन निकल आया था। सदन की दिनचर्या जैसे साफ सफाई भी शुरू हो गई। गौरी के कमरे की सफाई व झाड़ू बुहार करने एक औरत हाथ में झाड़ू लिए आ गई और कमरे की साफ सफाई करने लगी। इसी दौरान गलती से उस औरत के हाथ से वह रखा फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। टूटने की आवाज पर दोनों चौंक उठी। गौरी ने गौर किया कि वह उसे ही देख रही थी। ना जाने क्यों उसे देख दिल में हलचल तेज हो गई। नजरें उस चेहरे पर सुई सी अटक गई कि आगे हाथ बढ़ने से इनकार कर गई, जैसे उसकी नजरें यही सूरत ढूंढ रही थी जो जानी पहचानी सी थी। किसने भेजा तुम्हें? चमेली की यह तेज आवाज कान में सुई की नोक से भी तेज चुभी। आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वह बुरी तरह हड़बड़ा गई। डिल डॉल तो अच्छा खासा है, पर लगता है आंखों के साथ दिमाग भी सिकुड़कर छोटा हो गया है कि दिखना बंद हो गया। गलती के लिए क्षमा। आज ही सेवा में लगी, इसलिए गड़बड़ हो गई। पहले कहा थी, किचन में थी। ढंग से करो काम। अब कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। इतना मामूली काम भी नहीं हो पा रहा। कभी कभी हो जाती है गड़बड़, तभी मेरे बाबूजी मुझे बैल बुद्धि कहते हैं। कहकर उसने गौरी की तरफ देखा तो उसकी हैरानी आसमान तलक पहुंच गई। अपने जोर से धड़कते दिल के धड़कने की वजह समझ आने लगी। वह उसे गौर से देखने लगी तो पहचान गई। मन में खुशी की मीठी लहर दौड़ गई, जो गुलाबी होठों पर मुस्कान बन नाचने लगी। दिल को वही सुकून पहुंचा जो भरी गर्मी में ठंडे रूह अफ़ज़ा के गिलास को हलक से नीचे उतारने पर मिलती है। पहलवान जी आखिर आ ही गए। भटकते राही को जैसे मंजिल मिली। आंखों के सुकून को सामने देखकर पहलवान जी शब्द खामोश ही रहे, मात्र होठों से बुदबुदाया। उसने भी गर्दन में सहमति हिलाई। दुनिया से अनजान उन दो जोड़ी नैनों के बीच ढेर सारी बातें हुई, जिसकी चमेली को भनक भी ना पड़ी। उसने चमेली को वहां से टरकाने का इशारा किया। चमेली, क्यों डांट रही हो इसको? फूलदान तोड़ दिया। गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम्हें इसे डांटने का अधिकार नहीं। मैं प्रधान सेविका हूँ। मैं बात करती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। क्या कह रही हो? मैंने कहा जाओ। अब ये कमरा मेरा है तो मुझे अकेला छोड़ दो। पर मैं? जाओ, इसे मेरा आदेश समझो। मन मारकर चमेली को बाहर जाना पड़ा तो गौरी ने फटाक से दरवाजा बंद किया। पहलवान जी, वह उसकी तरफ दौड़ी। पहलवान जी, आप आ गए, कहती किसी लता सी उससे लिपट गई। उसने भी उसे दोनों बाहों के बीच भींच आंखें बंद कर ली। जुदाई क्या होती है, प्रेम में डूबे दो प्रेमियों के अतिरिक्त कौन जान सकता है, जिन्हें एक पल की दूरी सहना भी गवारा नहीं। यहाँ तो 2 दिन का समय बीत चुका, जो सदियों से भी लंबी लगी। जुदाई का दर्द व तड़प पर इस मिलन की खुशी व सुकून भरा था। गौरी के लिए संसार भर की सबसे सुकूनदायक व सुरक्षित जगह अभी के दो बाजुओं के घेरे के बीच की यह जगह थी, जहाँ से वह उसकी धड़कनों को सुन सकती थी। मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अपनी बाजुओं को उसकी कमर में कस कर लपेटती वह सुबकती बोली, मेरे होते तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं अपनी फूल जान से ज्यादा देर दूर रह सकता हूँ? हमें कोई दूर नहीं कर सकता।
ये सदन की दीवारें भी नहीं। आई लव यू टू। मैं शायद फिर बता पाऊंगी या नहीं कि मैं आपसे कितना अधिक प्यार करती हूँ। आपके बगैर जीने की कल्पना नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ घुटकर मर जाऊंगी। ले जाने ही आया हूँ। उसने उसके सिर पर प्यार से चूमा तो वह उसकी बाहों में सिमट कर आंसू के साथ अपना विरह का गम भी बहाने लगी। आज अभी की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। 2 दिन कितना बेचैनी भरा रहा है वही जानता है। जैसे अपना दिल शेर के पिंजरे में छोड़ आया हो। गौरी को सही सलामत देख उसका सुकून लौटा है, पर वह जिस भेष में थी उसे गौरी इस रंग में देखना गवारा नहीं। बैठो। उसने उसे बेड में बिठाया, खुद भी साथ ही बैठ गया। अब आप जाओ यहाँ से, आपकी जान को खतरा है। ये लोग बहुत खतरनाक है। अब वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। आराम से बैठो, अभी कोई खतरा नहीं। और ये क्या हुलिया बनाया है? तुम सुहागन होकर ये कैसा भेष बनाया है? न चूड़ी न बिंदी, ये रंग मेरी आंखों में चुभता है। उन्होंने मजबूर किया। मुझे तुम्हारे खाली हाथ पसंद नहीं, फिर भी चूड़ियां उतार दी। बाबू की जान बचाने करना पड़ा, वरना मैं कभी ना उतारती। जानता हूँ, इसलिए तो उस कमरे में जाकर ये ले आया। उसके हाथ में वही चूड़ियां थी जिन्हें वह बाबा के कमरे में आने से पहले उतार आई थी। लो पहनो, और इनको कभी मत उतारना। नहीं उतारूंगी। वह उसके हाथों में चूड़ियां पहना देता है और प्यार से हाथों को चूम लेता है, तो उसके होठों पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। उसके कानों के पास दोनों हाथ रख उसने प्यार से उसके माथे पर भी चूम लिया। बाबा हो सरपंच या पूरे सदन में फैले बाबा के समर्थक, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वह मुस्कुराया। ये बताइए, ये क्या हुलिया बनाकर आए हैं? दोनों हथेलियां उसके कांधे पर टिकाकर आंखों में प्यार से देखती, हंसी दबाती पूछती है। ओह, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, क्या करता? इसके अलावा यहाँ घुसने का कोई चारा ना था। शुक्र मनाओ कि बाबूजी ने आपका नाम बैलबुद्धि रखा हुआ है था, वरना मैं कैसे पहचानती। हा हा हा। वह खिलखिलाती हंस पड़ी। जानता था कि यह नाम बोलते ही तुम मुझे पहचान लोगी, और मैं सही था। वह उसके गालों को एक हाथ से प्यार से दबाता बोला, तो वह हंस दी। उसकी वह प्यारी सी निच्छर हंसी पवित्र सरोवर के स्वच्छ जल में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से झिलमिलाती उस प्यारी सी सूरत को वह बस एकटक देख रहा था। समय यहीं पर स्थिर हो जाए तो वे घंटों एक दूसरे को यूं ही निहारते रहे। ख्याल आया कि वे बाबा के सदन में हैं। पहलवान जी। गौरी चौंक गई। अब आप जाइए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तुम भी मेरे साथ चलो। अभी यह संभव नहीं, बिना तुम्हें लिए नहीं जाऊंगा। कैसे बताऊं कि बाबा बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मुझे पता है, जो आपको पता है बहुत थोड़ा है। पूरा सच बताओ। अभी नहीं बता सकती, पर इतना समझ लीजिए कि जब तक बाबू वापस नहीं आ जाता, मैं भी नहीं जा सकती। और आप भी ऐसे ही छिप कर रहेंगे, बाबा के सामने नहीं पड़ेंगे। क्यों भला? आपकी बाबू की सबकी जान खतरे में आ जाएगी। बाबू कहाँ हो सकता है, कुछ आइडिया है? नहीं, पर बाबा ने कहा है, अगर मैं प्रधान सेविका बन जाऊं व मीडिया में बयान दे दूं, तो वो बाबू को लौटा देंगे। उस पाखंडी की बातों पर मुझे यकीन नहीं। हमें अपने मन मुताबिक घुमाने की चाबी है उसके पास। कहाँ छिपाया है बताने के लिए हलक में हाथ डाल उगलवाना पड़ेगा। अब तो तुमने मीडिया में भी बयान दे दिया है, और अधिक कठिन हो गया है। क्या मैंने गलती कर दी? हाँ शायद। सरकार पर बाबा को लेकर मीडिया जो दबाव बना रहा था, अब वह आम हो जाएगा। बाबू की जान बचाना भी जरूरी था। मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे उन भूखे खूंखार शिकारी कुत्तों के सामने देख दहल गई थी। मैं तैयार न होती तो वे उसे चीड़ फाड़ डालते। सोचिए वीडियो बाबू का क्या हाल होता, और उस मासूम को किस बात की सजा मिलती, और मैं क्या उनका सामना कर पाती। यही सोचकर मैं खुद को रोके हुए हूँ। वरना उस बाबा की तो एक बार बाबू हमारे हाथों में पहुंच जाए, फिर सौगंध बजरंग बली की, बाबा कल का सूरज नहीं देख पाएगा। उसकी आंखों में शोले उबलने लगे, मुठ्ठियां भिज गई। पहलवान जी शांत रहिए, गुस्सा मत खाइए। वह उसकी बाजू पर सहलाकर उसे शांत करने लगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल आप शांत रहिए। क्या पता बाबू को शाम तक लौटा दे। जो ना लौटाया, तब भी उम्मीद की कोई किरण जरूर नजर आएगी। अब आप जाइए, तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए। जो भी बात होगी श्रेया के हाथों संदेश भिजवाकर
आपके संपर्क में रहूंगी। नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगी। यहाँ से निकल किसी तरह अतिथि गृह तक आ जाओ। बाबू को हम बाद में छुड़ा लेंगे। जितनी उसकी जान कीमती है उतनी ही तुम्हारी भी। एक को बचाने दूसरे को दांव पर नहीं लगा सकते। मैं इनके गले की हड्डी बन चुकी हूँ। मुझे नहीं मारेंगे, पर बाबू को मारते इनके हाथ नहीं कांपेंगे। इस बाबा का कुछ भरोसा नहीं। चलो। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहा, तो उसने उसका हाथ वापस खींच लिया। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या सब कुछ इतना आसान है? ये हमें निकलने देंगे यहाँ से? बल्कि इस कोशिश में सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या अपने पहलवान जी पर विश्वास नहीं? आप पर तो विश्वास खुद से ज्यादा है, पर अपनी किस्मत पर नहीं। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, तो वह वापस बैठ गया। जब तक बाबू वापस न मिल जाए, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप यहाँ हो, मेरे लिए ये सहारा काफी है। वह आंसू पोंछ मुस्कुरा दी, तो वह भी मुस्कुरा दिया। जाओ अब। चला जाऊंगा, वह उसकी तरफ झुकता बोला। ये क्या कर रहे हैं? छुटकू सा किस। उसका मन हल्का करने उसने शरारत की। इस सिचुएशन में भी? वह हंस दी। हाँ, जाइए। वह उसे दोनों हाथों से ढकेलती है, तो वह मुस्कुरा दिया। दरवाजा खोलो। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने के साथ सरपंच की आवाज आई। अब क्या करें? गौरी घबरा गई। तुम घबराओ मत। अभी ने उसे शांत रहने कहा। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप बाहर चले जाओ। जो भी हालात होंगे, तुम सूर्या के हाथों संदेश भेज देना। ठीक है। वह उठकर दरवाजे पर आ गए और अभी झाड़ू बुहार का अभिनय करने लगा। दरवाजा खोला तो सरपंच और चमेली खड़े थे। क्या बात है? उसने सरपंच से पूछा। दरवाजा क्यों बंद था? अब क्या सांस लेने भी तुम लोगों से आज्ञा लेनी पड़ेगी? गौरी ने तंज किया। चमेली को क्यों बाहर भेज दिया? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। ये हर समय अनुचरी की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। प्रधान सेविका का पद दुनिया को दिखाने के लिए दिया है, ताकि ये बवाल रुक सके। इसकी आड़ में इस पर हुक्म नहीं चला सकती। ये पद इसी का है। आइंदा इसका विशेष ध्यान रखना। ये पद स्वयं बाबा ने मुझे दिया है। तुम अच्छे से जानती हो कि। सहसा उसकी नजर अभी पर पड़ी, जो वहां पर खड़ा था, तो बोलते हुए रुक गया। ये, तुम बाहर जाओ। उसने अभी को कहा, जो मुश्किल से अपना गुस्सा थामे बैठा था। शक न हो, वह बाहर की तरफ मुड़ने लगा कि उसने टोक दिया। तुम यहाँ कब से सेवा में लगी हो? आज ही। चेहरा दिखाओ। सरपंच को उस पर शक हुआ, पर अभी कल से इस रूप का आदी हो चुका है। उसने बिना हिचकिचाहट घूंघट उठाया। सरपंच उसे नहीं पहचान पाया, तो वह उसे भेज देता है। चमेली, तुम अंदर चलो। चमेली अंदर गई, तो सरपंच ने गौरी को आगाह किया कि वह चमेली की बात माने और अकेले बाहर न जाए। मुझे बाबा जी से मिलना है। वह बाहर जाने लगा तो वह बोली, वे अभी नहीं मिल सकते। कब मिलेंगे? शाम के समय, कहकर वह चला गया। तो गौरी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई। एक मासूम बच्चे की जान ने उन सबको आसाहे कर दिया है, जिसका फायदा बाबा अच्छे से ले रहा था। उधर गौरी से मिलकर अभी श्रेया के पास आ गया। गौरी से मिलकर थोड़ा राहत का अनुभव तो कर रहा था, पर उसे वह छोड़ना जैसे अपना दिल अपनी जान छोड़ना हो। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर उसके हाथ भी बाबू के कारण बंधे हुए हैं। श्रेया, तुम अपनी जान पहचान का फायदा उठाओ। किसी तरह पता लगाओ कि बाबू कहाँ है। मैं सब जगह निरीक्षण कर आई हूँ। बाबू यहाँ कहीं नहीं है। होगा तो सदन में ही। हाँ, पर उसका पता सिर्फ बाबा जी को है। यहाँ कई खुफिया कमरे हैं। अगर बाबू का पता चल जाता, तो हमारी आधी समस्या खत्म हो जाती और गौरी को निकालने में आसानी रहती। फिलहाल तो आप जाओ, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। सिरा ने उसे वापस भेज दिया, तो वहां से चलता वीडियो बाबू के पास आ गया। मिला तू गौरी से? हाँ। क्या कहा उसने? वही जो पत्र में था। उसके चेहरे पर निराशा घिर आई। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो क्या करेंगे? पुलिस से सहायता लेनी पड़ेगी। बाबू, गौरी, अधर्म के इस साम्राज्य को समाप्त करने खतरा तो उठाना पड़ेगा। बिना नुकसान के कौन सी जंग जीती जाती है? ये क्या कह रहे हैं? बाबू को कुछ हो गया तो जंग जीत कर भी हम हार जाएंगे। बाबा को सजा दिलानी है, पर बाबू की जान की कीमत पर नहीं। मैं अब अधिक स्वार्थी नहीं बन सकता। बाबू को ढाल बना। उसने गौरी को कब्जे में तो कर ही लिया है, हमें भी पंगु बना दिया है। तो क्या सोच रहे हैं? पुलिस कार्यवाही आखिरी उपाय है। गौरी को यह मंजूर नहीं होगा। उसने कहा है, शाम तक इंतजार कीजिए।
तब तक श्रेया कुछ क्लू ढूंढ लाए या फिर बाबा बच्चे को छोड़ दे। मुझे नहीं लगता कि बिना दबाव के वो बाबू को छोड़ेंगे। फिर भी कहते हो तो रुक जाते हैं शाम तक। दुख व निराशा भरी गहरी सांस ली। दोनों खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। शाम से अधिक अंधेरा घिर आया। न बाबा गौरी से मिले, न उन्होंने बाबू को छोड़ा। अभी वह वीडियो ने अपनी तरफ से बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, पर वे अपनी कोशिश में सफल नहीं रहे। न श्रेया ढूंढ पा रही थी, पर वह गौरी से मिलने आई तो घबराई हुई थी। क्या हो गया है श्रेया? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। कैसे? बाबा से बच्चे का पता आपको ही निकलवाना पड़ेगा। और मुझे लगता है यह सब बाबा ने जानबूझकर ही किया है। मतलब मतलब आप खुद समझ जाओगी। क्या कह रही है श्रेया? कल मैंने आपको एक उपहार दिया था, शायद आज उसकी जरूरत पड़े। अपने पास रख लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका मंतव्य भाप गौरी एक पल को सिहर उठी। पहलवान जी ऐसा नहीं होने देंगे। जब समय परीक्षा लेने पर आता है तो महावीरों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। इंसान तो दूर भगवान को भी विधाता के लिखे फेर में उलझना पड़ा है। जब लक्ष्मण रेखा खींची होने के बावजूद राम लक्ष्मण जैसे परम वीर के होते सीता जी का हरण हो सकता है, तो आप किस भ्रम में हैं? किसी अन्य के सहारे मत बैठिए। त्रेता युग के रावण में लाख बुराइयां बेशक थी, पर वह भी नियमों व मर्यादा में बंधा था। पर अब इस कलयुग में सीता को खुद अपनी रक्षा करनी होगी, इस कलयुग के रावण से। श्रेया, तू मुझे डरा रही है। अधिक भ्रम मन में नहीं रखेंगी तो लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। कहना क्या चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि भैया यहाँ है? क्या इन लोगों को पता नहीं चला? मतलब यही कि ये चाहते हैं कि भैया यहाँ रहे और और अब आप या तो बाबू को बचाइए या खुद को। तो क्या करूँ, छोड़ दो बाबू को? भैया ने कहा है कि आप निकल आइए और बाबू उसकी बाद में सोच लेंगे। नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं। भाभी, आप समझ नहीं रही हैं। तुम जाओ। उसने श्रेया को वापस भेज दिया। शाम की संध्या के बाद बाबा ने गौरी को अपने कमरे में बुलाया तो मन मजबूत कर वहां आ गई। दरवाजे पर खड़ी थी। आ जाओ गौरी। वह धीमे कदमों से अंदर आ गई। गुस्से से उसकी तरफ देखा। गुस्सा मत करो। बाबू को अब तक छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ देंगे। कब? तुमने तो कहा था कि बाबू को छोड़ देंगे। मैं तो एक क्रिमिनल हूँ। मेरी जुबान की क्या वैल्यू? मतलब बाबू को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद तुमने मुंह खोल दिया तो, या वापस जाने की जिद की तो? नहीं करूंगी। ऐसा है तो अभी और वीडियो सदन में क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या लगा वे भेष बदलते घूमते रहेंगे और हम उन्हें पहचानेंगे नहीं? चाहते क्या हैं आप? उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। चलता हुआ उसके करीब आ गया। जब तक तुम खुद को मेरी सेवा में समर्पित नहीं करती, तब तक तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। आज रात तुम्हें मेरे साथ इसी कमरे में रुकना होगा, ताकि अभी को यकीन हो जाए कि तुम अब कभी नहीं लौटोगी। पहलवान जी तुम्हें सदन समेत जमीन में दफन कर देंगे। वह गुस्से से बिफर पड़ी। उसकी जान मेरे पास कैद है। बच्चे को छोड़ दो। वह चलता हुआ गया। दीवार में चाबी केस टंगा था, उसे उठा लाया। फिर सीसीटीवी खोल दिया। 10 नंबर कमरा था जिसमें बाबू था। ये इस कमरे की चाबी है। चाहो तो अपने पास रख सकती हो, गारंटी के तौर पर। तुम्हारा भरोसा मैं करने वाली नहीं। तुम झूठे मक्कार हो। वही सही, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वैसे भी मीडिया का ध्यान यहाँ से काफी हद तक हट चुका है। मैं अभी और वीडियो और उसके बच्चे की जिंदगी भी बख्श दूंगा, पर तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अब कभी वापस नहीं जाओगी और ना मेरी सच्चाई अभी को बताओगी। ऐसा किया तो हो सकता है वो भी किसी ट्रेन हादसे में मारा जाए, या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं? गौरी का चेहरा फपक पड़ गया। उसको सच्चाई मत बताना, वरना वो यहाँ हंगामा करने की कोशिश करेगा और फिर हमें वो करना पड़ेगा जो फिलहाल नहीं करना चाहते। मतलब मतलब ये कि एक बार फिर से विधवा बनने की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सबकी जान बचाना चाहती हो तो अभी को यहाँ से भेजो, उसके ये यकीन दिलाकर कि तुमने खुद को हमेशा के लिए मेरी सेवा में समर्पित कर दिया है, और यह तब होगा जब तुम इस कमरे में मेरे साथ रहोगे। उसकी बातें सुनकर गौरी का दिमाग शून्य हुआ जा रहा था। वे किस जाल में फंस चुके हैं, कैसे निकलेंगे इससे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह स्थिति किसी अंधी गुफा में फंसने के समान है, जहां सांस लेने
प्राणवायु की कमी के साथ रोशनी का कतरा तक नजर नहीं आ रहा। किसी प्रकार यदि यहाँ से निकल भी गए तो इतने बड़े राज्य के साथ ये उन्हें शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने देगा, मुमकिन नहीं लगता। संभव है खुद को बचाने उन सबको ही मार डाले। मन भारी क्षोभ से भर गया। हाथ स्वतः कपड़ों में छिपाए खंजर पर चला गया। क्यों न यह खंजर इसके सीने में उतार पूरा किस्सा ही खत्म कर दे। अगले पल सवाल कौंधा, यदि किसी कारण वह चूक गई तो अंजाम भयानक भी हो सकता है। हाथ हटा लिया। इस दुष्ट को ताकत के बल पर नहीं हराया जा सकता। अचानक से जैसे उसके नाजुक कंधे भारी महसूस होने लगे। वीडियो बाबू के बच्चे के साथ अपने सुहाग को बचाने का दारोमदार उन पर आन पड़ा है। उसकी चूक कई जिंदगी खतरे में ला देगी। यह और इसके साथी अपना पाप का साम्राज्य बचाने हेतु किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या सबकी जिंदगी बचाने खुद को इस आग में झोंकना पड़ेगा? हाँ, शायद इस कुर्बानी से कई जिंदगी बच जाएगी। बाबू व पहलवान जी को सदन से बाहर भेजना ही होगा, अन्यथा उनकी जान पर बन जाएगी। यदि उनके साथ कुछ गलत हो गया तो इस विचार से ठंडी बर्फीली सिरहन नसों में भर गई। इतनी बड़ी क्षति वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिना पहलवान जी के जिंदगी भी मौत से बदतर होगी। बाबूजी, रोहित तो जीते जी मर जाएंगे। सबकी कुशलता के लिए उसे यह जहरीला घूंट हलक से नीचे उतारना ही पड़ेगा। विधाता की उसे आजमाने की परीक्षा कितनी लंबी चलेगी। एक ही झटके में उससे सब छीन कंगाल करना चाहता है और उसकी मजबूरी की उसे इस परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। पीछे हटने से बात नहीं बनेगी। उन दोनों की जिंदगी की कीमत, यदि यह सदन और बेरंग जिंदगी है तो यही सही। आंखें बंद कर मुट्ठी भींच ली। एक कठोर फैसले को लेने स्वयं को तैयार कर मन मजबूत किया तो यह विषाद आंखों से आंसू की गर्म बूंदों के रूप में गालों पर लुढ़क आया। आंखें खोल उंगली के पोरों से उन्हें साफ किया। मुझे मंजूर है। उसके ये शब्द सुन वह चौंक उठा। हाँ, मुझे मंजूर है। स्वर दर्द में डूबा जरूर था किंतु दृढ़ था। अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगी? आंखों में शैतानी चमक उभर आई। खूबसूरत दिखने वाले हर पुष्प में सुगंधित होने का गुण नहीं होता। न श्वेत वस्त्र पहने व संत दिखने वाला हर व्यक्ति निर्मल व निश्चल मन होता है। छल कपट भरे युग में हर व्यक्ति स्वार्थ में अंधा व पैसे को भगवान समझने वाला ही हो, यह भी आवश्यक नहीं। चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहने वाले सर्प उसके गुणों को अपने जहर में से जहरीला नहीं बना पाते। नेकी व सत्य पर चलने वाले लोग भी अभी भी मौजूद है, तभी संसार में मानवता अभी भी जीवित है और यह संसार टिका हुआ है। माना बुराई दशानन जैसे विकराल है, अत्याचार कौरवी सेना हो, सत्य पर चलने वाले कम मात्रा में पहले भी थे और अब भी हैं। उदाहरण तुम्हारे बेशक सटीक और लाजवाब करने वाले हो, किंतु यह भूल जाती हो कि तब की और अब की लड़ाई में अंतर है। तब साथ में लड़ने वाले भगवान भी थे जो विपदा या मोह में विचलित नहीं हुए, और अब लड़ने वाला आम इंसान है जो चंद हरे गुलाबी नोटों की चमक और सिक्कों की खनक पर बिक जाता है तो दबाव में बिखर भी जाता है। आज के समय का सबसे बड़ा सत्य यही है कि पैसा ही भगवान है। इसे स्वीकार कर मेरे जैसे इसके पुजारी बन जाओ, फिर सारी दुनिया कदमों में। हा हा हा। वह अट्टहास कर हंसा। तुम सारे प्रमाण देख चुकी फिर भी मानने को तैयार नहीं? उसकी बात पर उसने थोड़ी देर मनन किया। उसके बाद गंभीरता का जो लबादा चेहरे पर ओढ़ा था उसे उतार फेंका। अब चेहरे पर किसी रोमड़ी सी चालाकी के साथ मुस्कान झलक आई। शायद सच ही कह रहे हो। पैसे व ताकत के बल पर किसी को भी खरीदा या झुकाया जा सकता है। मैं भी यह स्वीकार करती हूँ। अब बात सही समझी। मुझे इतनी भी मूर्ख मत समझिए कि मैं आपसे दुश्मनी मोल लेकर फिर से वैधव का चुनाव करूंगी और उस समाज की नजरों में दोषी बन ताने सहूं जिन्होंने मुझसे मेरे पति की मौत का दुख मनाने का अधिकार भी छीन लिया। रिवाज व प्रथा के नाम पर जबरन मेरे पति के ही छोटे भाई के साथ रहने मजबूर किया, बिना ये विचारे कि यदि कल को उसने दूसरी शादी का फैसला किया तो मेरा भविष्य क्या होगा। घर की इज्जत का नाम दे मुझे मायके जाने से रोक लिया गया। चिढ़ है मुझे जबरदस्ती थोपे जाने वाले उन सामाजिक नियमों से जिनका हवाला दे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। अब तुम बिल्कुल सही लाइन पर आई हो। मुझे भी सामाजिक व दुनियादारी के घिसे पिटे नियमों से नफरत थी।
मैंने इनका हर एक नियम तोड़ धज्जियां उड़ा, इन्हें चुनौती दी। भगवान को पूजने वाले लोगों को अपना भक्त बना, व्यक्ति पूजा करने पर विवश कर दिया। उसकी आंखों से अहंकार छलक रहा था, जिसे गौरी सहदे अधिक बढ़ा रही थी। उस परिवार व समाज से मुझे भी नफरत है, जिसमें मेरी राय या मेरी इच्छा की कोई अहमियत नहीं। जबरन मुझे ऐसे रिश्ते में बांधा गया जिसमें मेरी सहमति नहीं थी। ना मैं उस इंसान को पसंद करती थी, फिर भी मुझे उसके साथ रहने मजबूर होना पड़ा। अब तुम्हारा अंतिम फैसला क्या है? मुझे यहाँ रहना मंजूर है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, यहाँ मैं मन मुताबिक व स्वतंत्र जीवन जी सकती हूँ, जो बाहर कभी नहीं जी सकती। ना कोई सामाजिक बंधन, ना डर, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जनमानस में भगवान की तरह पूजे जाने वाले शक्तिशाली व्यक्ति के सानिध्य का अवसर मिलेगा। गौरी के समर्पण पर उसका मन खुशी से नाच उठा। यही तो वह चाहता था। ये निकेन प्रकारेण गौरी यहाँ रहने राजी हो जाए और उसके सिर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार हट जाए। गौरी, मैं तुम्हारी बातों से अत्यधिक प्रभावित हूँ। समझ नहीं पा रहा कि यह सत्य है या मात्र भ्रम कि तुम इस सब के लिए राजी हो गई हो। जब से आपकी जीवन कथा सुनी, तब से न बल्कि मन में सहानुभूति हो रही है, यह भी सोचने मजबूर हुई कि यदि किसी के जीवन में इतना अधिक संघर्ष हो, जहाँ भरपेट भोजन भी ना मिले, तो विद्रोह जायज है। आप भी मेरे जैसे समाज के नियमों से पीड़ित थे, तो विद्रोह स्वरूप ऐसे बने हैं। इस वजह से मेरा दृष्टिकोण बदला है। ये किस आधार पर कह रही हो? आप भी तो समाज के कारण ही ऐसे बन गए हो, जहाँ अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब। एक को राजसी सुख व भोजन, दूसरी तरफ रूखा सूखा भी नसीब नहीं, तो विद्रोह तो फूटेगा ही। यह अपराध नहीं, अस्तित्व बचाने व खुद को जीवित रखने की लड़ाई है। जैसे जंगल में हर कोई स्वयं के अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ता है, यह प्राकृतिक है, अपने को जीवित रखने, दूसरे को खत्म करने का नियम। वाह गौरी, तुम्हारी इन बातों ने मेरा मन हर लिया है। तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। मैं जन्म से अपराधी नहीं था। इस दुनिया के अजीब नियमों ने मुझे अपराधी बनने उकसाया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर। गरीब पैदा हुआ था, गरीबी में ही ना मरूं, तो जिसके पास आवश्यकता से अधिक था उससे छीनना सीख गया। आत्मरक्षा के लिए यदि कुछ लोगों को मारना पड़ा, तो मैं गलत कैसे हुआ? वे नहीं तो मैं मरता। जो अधिक ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा। सिकंदर अपने बाहुबल व ताकत से विश्व विजेता बना। चंगेज खां को पीली आंधी कहा जाता, जहां से गुजरता उधर सिर्फ बर्बादी के निशान होते। ना जाने ऐसे कितने उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं, पर उनका नाम तो गर्व से लिया जाता है। मैंने भी वही किया, तो मैं कैसे स्वयं को अपराधी मानूं? दुनिया का यही दोगला नजरिया समझ से परे है। मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। अब तुम सही व तर्कशील बातें कर रही हो। अभी शांति से यह सदन छोड़ दे, तो मैं वीडियो का बच्चा भी लौटा दूंगा। वे अपने में खुश रहे, तो मैं भी चैन से रह सकूं। बच्चा लौटा देंगे? अभी यहाँ से बिना किसी हंगामे के लौट जाए, उसके बाद दे दूंगा। ठीक है, वह खुशी जताती है। तुम आज इस कमरे में सिर्फ अभी को दिखाने नहीं, सच में मेरे साथ रहोगी? उसने पूछा, तो उसने सहमति दी। अपनी इस जिद पर वह मुस्कुरा रहा था। गौरी भी मन का डर, भय, शंकाएं त्याग होठों पर मुस्कान ले आई। आपकी सेवा का मौका मिलेगा, इसके बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? आंखों में चंचलता व होठों पर मोहिनी मुस्कान उस सौंदर्य लोलुप व कामांध की मति हरने पर्याप्त थी, और उसके भ्रम की मात्रा बढ़ाने में भी, कि अंततः उसके बल के समक्ष गौरी ने घुटने टेक दिए। उस पर भी उसका अधिकार हुआ। अब वह अपनी ताकत के मद में अधिक चूर था। एक अन्य स्त्री भी उसके अधिकार में हुई। प्रसाद स्कंदगुप्त में कहते हैं, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। कितनी सटीक है यह बात कि सारहीन होने के बावजूद भी आनंददायक है। इसमें तब अधिक वृद्धि हो जाती है जब अधिकार किसी स्त्री पर हो। बाबा नैन सुख के भेष में छिपा राक्षस भी मद में अंधा हो बाबा के चोले से रसिक के अवतार में उतर आया। उसकी बाजू पकड़ बाहों में किसी फूल की डाल सा भींच लिया। गौरी की यह परीक्षा दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलने से है। पैर तो झुलसेंगे ही, मन भी लहूलुहान होगा। तभी कुछ लोगों की जीवन रक्षा संभव हो पाएगी। उसके शरीर की छुअन, अंगों में असंख्य जहर बुझे तीरों सी चुभ गई। उंगलियों की सरसराहट
जैसे सैकड़ों जोंक जिस्म में रेंग रही हो। यह असहनीय व बेहद कष्ट भरा है। कसकर आंखें भींच ली। उसके हाथ अधिक मनमानी करने बढ़ते कि उससे खुद को छुड़ा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। वह पसीना पसीना थी। डर रही हो? थोड़ी घबराहट है। यह डर क्षणिक है। जल्द ही मेरे साथ सहज हो जाओगी। उसने उसकी थोड़ी पकड़ ऊपर की। कुछ तो बात है तुम्हारी इन मद भरी आंखों में, गौरी की। जब से देखा मन कहीं ठहरता नहीं। उसने फिर से उसे काबू में लेना चाहा कि गौरी को यह दम घुटने जैसा प्रतीत हो रहा था कि यकायक दरवाजा खुला। सरपंच के साथ अभी भी था। यह देख दोनों चौंक गए। गौरी ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। बेहद घबरा गई है। बाबा के होठों पर मुस्कान थी जो वह दिखाना चाहता था। अभी देख चुका। असर भी उसकी क्रोध से जलती आंखों से झलकने लगा। अपनी पत्नी को किसी गैर की बाहों में देख भला किसका खून न खौलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? वह दांत पीसता घुर्राया, दनदनाता आया और बाबा की गर्दन दबोच ली। चुप हूं तो तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हाथ हमारी इज्जत तक पहुंच गए। उसकी नजरों का सामना करना मुश्किल है, पर करना पड़ेगा। ये खुद मेरे साथ रहना चाहती है। गौरी बताओ, इसे क्या मैंने कोई जबरदस्ती की? यकीन नहीं तो खुद इससे पूछ सकते हो। बाबा व सरपंच की शैतानी आंखें चमक उठी। गौरी, क्या है ये सब? उसे छोड़ वह उसकी तरफ मुड़ा। कहा था कि यहाँ से तुरंत बाहर निकल आओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। गौरी को कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था तो चुप थी। मेरे पास आने के बजाय इस नीच के साथ, यह मेरी कल्पना से परे है। तुमने मुझ पर विश्वास न दिखाकर इसके छल में फंस गई। बोलो गौरी कि तुम यह सब अपनी मर्जी से करना चाहती हो, और यह भी कि अब तुम यही रहोगी मेरे साथ। उसके चुप रहने पर बाबा ने गौरी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।